Hello everyone, welcome back to the channel WordMac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I am back with another video, and from this video I will be covering all the important question answers from all the chapters of our class 12 syllabus. मैंने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स के वीडियोस जिसमें मैंने उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की बात की थी वो चैनल पे अपलोड कर दिए हैं. आप लोग प्लीज जाके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लो. वहां पे कुछ चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे. बाकी के जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं मैं अब उन सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा इन वीडियोस में. हम लोग एक बार में 3 से 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे. हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे, इनके बेस पे आप इनकी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए आप बाकी के क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाओगे. क्योंकि लिटरेचर में क्या होता है, आप 1000 क्वेश्चन पढ़ लो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता. हर एक क्वेश्चन में बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेम पूछी जाती है. आपको बस इतना समझना है कि हमें किस तरह अपनी बात को सही तरीके से पुट इन करना है. उनके लिए आपका इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है. इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं. आज हम पढ़ेंगे लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, रैट ट्रैप और इंडिको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर के साथ में. पहला चैप्टर हमारा रहेगा लास्ट लेसन, और एज यूजुअल आपको आंसर की पीडीएफ या तो मेरे इधर देखने को मिलेगी या मेरे यहां पे देखने को मिलेगी. तो आप लोग अपने आप देख लो कहां पे दिख रहा है आपको आंसर, और आप पढ़ना शुरू कर दो. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई फ्रांस वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे. हमारा जो फ्रांस था, जो छोटा सा फ्रांस था, वो उस दिन स्कूल जाने से डर क्यों रहा था? Because the teacher M. Hamel had asked students to prepare for a test on participles, and Franz didn't even know a single word of it. So he was not feeling like to go to school that day. Also, Franz was afraid of M. Hamel's cruel iron rule, which he usually kept under his arm, and he was famous as very strict teacher. फ्रांस डरा हुआ था क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स नहीं आते थे, उसने पढ़ा नहीं था उनके बारे में, और वो डरता था अपने टीचर के स्ट्रिक्ट रूल्स से. वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे. उनके पास में एक रूलर था, एक स्केल था जो उनके हाथ के नीचे दबा होता था, और वो पूरे स्कूल में फेमस थे कि ये बड़े स्ट्रिक्ट और बहुत ही क्रूअल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ओल्डर विलेजर्स वर प्रेजेंटेड इन द क्लास दैट डे. उस दिन गांव के कुछ बूढ़े लोग उस क्लास में क्यों प्रेजेंट थे? आंसर है, द ओल्डर विलेजर्स वर प्रेजेंटेड in the class as they were feeling sorry for not sending their children to study in school. Instead, they sent them to the farms and mills to earn extra money. One more reason for their presence was that they wanted to pay their respect to the teacher who served them for 40 years. उस दिन जो बूढ़े लोग थे गांव के, वो इसीलिए वहां पे आए थे क्योंकि उनको बहुत सॉरी फील हो रहा था. उनको सॉरी फील हो रहा था क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा. स्कूल की जगह उन्होंने बच्चों को मिल्स में काम करने के लिए भेजा ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकें. और उन्हें एक और रीजन था सॉरी फील करने का. वो रीजन था कि वो अपने टीचर को थैंक यू बोलने आए थे, जिस टीचर ने उस स्कूल में 40 इयर्स तक अपनी सर्विसेज दी थी. अगला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? एक्सप्लेन लिंग्विस्टिक शोविनिज्म. इट्स अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है. लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के चारों ओर ही हमारी जो ये चैप्टर है लास्ट लेसन वो रिवॉल्व किया है. आंसर देखते हैं. लिंग्विस्टिक शोविनिज्म इज अ xenophobic feeling that seduces one to believe that his language is better than others in terms of pedigree and relevance. आसान भाषा में समझे अगर इसको, तो वो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जब किसी भी इंसान को ये लगता है कि उसकी लैंग्वेज बाकी के लैंग्वेजेस से काफी ऊपर है, काफी सुपीरियर है. ऐसे ही कुछ हुआ था इस चैप्टर में भी, जब जर्मन्स को लगा था कि उनकी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज से सुपीरियर है और कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. दिस falsified belief propels a man, a race, and even a country to downplay language of others. Powerful nations want to obliterate the language of weaker ones and impinge their language onto others. As language is the sole preserver of history, culture, and arts of a society, attack comes first on language. To defend their act of linguistic aggression,
Powerful ones air the theory of linguistic unity, which they believe will hold together the country. But instead of bringing unity and winning over others as friends, this superiority complex invites disintegration and friction. The linguistic community, whose language is under threat, mounts a strong challenge to preserve their own language. So, the rhetoric of linguistic singularity cannot gloss over linguistic chauvinism of the powerful. बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया इस आंसर में, बट आप बहुत सिंपल तरीके से समझो। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म हमने समझ लिया क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी कंट्री या किसी भी इंसान को लगता है कि उसकी लैंग्वेज दूसरे की लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। साथ ही साथ जब बात आती है किसी भी कंट्री के हिस्ट्री, उसके कल्चर, उसके आर्ट को कंट्रोल में लेने की या उसको ख़त्म करने की, तो हमेशा लैंग्वेज पे अटैक किया जाता है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कंट्री के कल्चर, हिस्ट्री, सब कुछ को डिफाइन करती है। आपकी लैंग्वेज, हम इंडियंस हैं, हमारी पहचान क्या है? हिंदी लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज से ही हमारा लिटरेचर है, हमारा कल्चर है, हमारे फेस्टिवल है, हमारा सब कुछ इसी लैंग्वेज से है। इन द सेम वे हर एक कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज है, और जब भी उस कंट्री की हिस्ट्री पे चोट देनी हो या उसके कल्चर पे चोट देनी हो, तो उसकी लैंग्वेज को हमेशा अटैक किया जाता है। हालांकि ये जो सुपर पावर्स होती हैं, ये लोग दिखाते ऐसे हैं कि हम एक लिंग्विस्टिक यूनिटी लेके आ रहे हैं, मतलब कि एक भाषा की जो एक एकता होती है वो लेके आ रहे हैं, पर उस कोशिश में अक्सर एक यूनिटी तो कभी नहीं आती, सिर्फ डिसइंटीग्रेशन आता है, अलगाववाद आता है, सब लोग अलग हो जाते हैं और बस तभी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म एंड द होल प्रैक्टिस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो है, व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स यूनिवर्सल अपील? चैप्टर की थीम क्या है हमसे पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है कि लास्ट लेसन की जो थीम है वो कैसे यूनिवर्सली अपील करती है, हर जगह अपील करती है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर इसका बहुत ही सही है। दो द स्टोरी डिस्कस्ड इज लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर विलेज ऑफ एल्सेस, district of France, which had passed into Prussian hands, the story definitely has a universal appeal. It highlights penchant of the colonizer to steamroll the culture of colonized, to ruin their existence, to stomp their identity. हालांकि ये चैप्टर रिवॉल्व करता है एल्सेस के एक छोटे से विलेज में, जो एक फ्रांस का एक जगह है फ्रांस की, लेकिन इसमें जो बात की गई है वो डिपेंड करती है, वो बिलोंग करती है हर उस जगह पे जहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी कल्चर को थोपने की कोशिश करते हैं ऑन समवन एल्स, उनकी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं कवर अप करते हैं अपनी एक नई आइडेंटिटी के साथ में। तो ये चैप्टर की थीम उस हर एक जगह पे अप्लाई हो सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम उसको। साथ ही साथ taking away mother tongue and forcing others to accept a foreign tongue is the first step of such colonial aggression. किसी की भी मातृभाषा लेके अपनी एक भाषा दे देना, ये colonial aggression का पहला स्टेप होता है। To combat such advancement, one needs to embrace his own language. और अगर ऐसी चीजों से बचना है तो हमें अपनी लैंग्वेज को प्यार करना पड़ेगा, उसको संभाल के रखना पड़ेगा। M. Hamel, the French teacher of the school, conducting his last class, passes this advice to his young students. New rulers cancel all the French classes and introduce German classes to the school, but even before such constant pressure from rulers, French people can uphold their flag if they remember their language, which is the bulwark of their culture. The theme definitely does not remain confined to the classroom, Alsace district. Rather, it gathers a universal significance as a route map to battle colonial aggression. एम हेमल जो टीचर थे हमारे, उन्होंने अपनी क्लास में यही मैसेज दिया था बच्चों को कि अगर तुम अपनी लैंग्वेज को संभाल लेते हो तो तुम अपने देश को बचा लोगे, अपने कल्चर को बचा लोगे, और यही चीज हर जगह अप्लाई होती है। कॉलोनियल एग्रेशन से लड़ने का बेस्ट तरीका है कि अपनी मातृभाषा को बचा लो, और अगर कोई भी ऐसा कर पाता है तो ये एक सबसे बड़ी चोट होती है एक कॉलोनियल एग्रेशन पे। और इस चैप्टर की थीम हालांकि एल्सेस के आसपास रिवॉल्व करती है, लेकिन
ये हर उस जगह पे अप्लाई होती है जहां पे भी किसी ने कॉलोनियल एग्रेशन की कोशिश करी है। कोई भी कंट्री हो, कोई भी लोग हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर जब तक वो लोग अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखे हुए हैं तब तक वो लोग अपने कल्चर को संभाल के रखे हुए हैं, और ये सबसे बड़ी जीत होती है किसी भी कॉलोनियल अग्रेशन के अगेंस्ट। तो ये हमारी बात हो गई लास्ट लेसन के चैप्टर की। चारों क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं, लास्ट के दो तो कमाल के हैं। आई रियली लाइक दी क्वेश्चंस, और उसके आंसर्स मैंने आपको समझाए हैं। आप इसी आंसर्स को अपने तरीके से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हो। इसमें सारे कीवर्ड्स कवर्ड थे, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म था, कॉलोनियल अग्रेशन था। आप इन सबको ध्यान में रखो और अपने आंसर्स में भी इनको यूज डेफिनेटली करना। अगला चैप्टर हमारे पास कौन सा है? अगला चैप्टर है हमारे पास लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर फोकस ऑन द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी ऑफ द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर? किस तरह ऑथर हमारी उन बच्चों की गरीबी का अंदाजा लगाती हैं ये देख के कि उनके पास पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं है। The author, much to her surprise, observes that most of the impoverished children busy in rag picking are not wearing footwear. Though some people claim that it is not part of their tradition to wear shoes, the writer could understand that abject poverty is the sole reason behind this tragedy. ऑथर बड़ी शॉक हो जाती है देख के कि ज्यादातर बच्चे जो रैग पिकिंग कर रहे हैं उनके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। हालांकि जब वो पूछती हैं इसका रीजन तो उनको पता चलता है कि उनके कल्चर में ही नहीं है चप्पल पहनना, बट वो जानते हैं कि इसका रीजन कल्चर नहीं है, इसका रीजन है बहुत ज्यादा गरीबी, जिसकी वजह से वो लोग चप्पलें अफोर्ड नहीं कर सकते और इसीलिए वो उसको पहनते नहीं। नेक्स्ट है, फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। एक्सप्लेन। बच्चों के लिए कूड़े का मतलब अलग है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। Some small children scrounge heaps of garbage as they expect to find some coins, note, or valuable things in it. Sometimes they lay their hands on a rupee or even a 10 rupee note. This sudden discovery eggs them on to find more. For children born into poverty, garbage is a storehouse of wonder. Their elders, though bereft of any illusions, consider this as another means to make both ends meet. बच्चे एक तरफ गार्बेज को एक वंडर हाउस समझते हैं, उनको लगता है कि इसके अंदर सोना चांदी सब मिलेगा। उनको कभी कभी 1 रुपए भी मिल जाते हैं, कभी 10 रुपए भी मिल जाते हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस टाइप के इल्यूजन से काफी दूर है। उनको पता है कि ये कचरा हमारी रोजी रोटी है, हमें इससे अपनी रोजी रोटी कमानी है। ऑन द अदर हैंड बच्चों के दिमाग में रोजी रोटी की कोई बात नहीं होती, उनके लिए एक गेम टाइप का है कि भाई उन्हें कुछ मिल जाएगा तो उनके लिए एक डिस्कवरी हो जाएगी। Next question है, comment on the hardships of the bangle makers of Firozabad with special emphasis on the forces that conspire against them and obstruct their progress. Firozabad, the center of India's glass blowing industry, is famous for its bangles, but the bangle makers lead a miserable life there. They know no other work than bangle making. They have neither courage nor money to start another trade or job. They have spent generations in the jaws of money lenders and middlemen. Extreme poverty forces them to stay hungry throughout the day. The elderly woman who works with Savita has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. Her husband made a house for the family to live in, which was quite an achievement. Mukesh's father fails to send his children to school. Like elder members of the family, younger ones too are thrown into the business, which took a toll on their mind as well as body. बात हो रही है यहाँ पे फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स की। फिरोजाबाद एक ऐसी जगह है जो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, और वहाँ पे फेमस है बैंगल्स। वहाँ के बैंगल्स बड़े फेमस हैं, लेकिन जो वहाँ के बैंगल मेकर्स हैं उनकी लाइफ उतनी ही खराब है। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है बैंगल मेकिंग के अलावा, ना ही उनके पास में पैसा है कि वो कुछ और स्टार्ट कर सकें, और ना ही उनके पास में हिम्मत है कि वो और कुछ नया काम स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ के जो मिडिलमैन हैं, जो पुलिस है, जो साहूकार्स हैं, वो लोग उन्हें हमेशा फंसा के रखते हैं, उनको दबा के रखते हैं, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। साथ ही साथ वहाँ के जो यंग लोग हैं वो भी इस कल्चर में इन्वॉल्व हो चुके हैं। उनकी बड़े बुजुर्गों ने उनको समझा दिया है कि तुम्हारा काम सिर्फ यही है बैंगल मेकिंग और कुछ भी नहीं है। इसी वजह से वहाँ के लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। साथ ही साथ
मुकेश के जो फादर हैं वो स्कूल भेजने में केपेबल नहीं है अपने बच्चों को। और हमें बताया गया है एक लेडी के बारे में जो कंप्लेन करती है कि उसको पूरी लाइफ में एक बार भी भरपेट खाना नहीं मिला है। हालांकि उसका हस्बैंड काफ़ी खुश है क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ में कमा के एक काम कर पाया है कि उसने अपने घर वालों के लिए एक घर बना दिया है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि बाकी लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ के यंग लोग हैं उनकी बॉडी और उनके माइंड पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है इस बैंगल मेकिंग की वजह से। वो लोग और कुछ नया नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू विच दे गेट डिप्रेस्ड एंड अपसेट एंड होपलेस विद देयर लाइफ्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, हाउ मस्ट इट बी एलिमिनेटेड। चाइल्ड लेबर किस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं हम और क्यों इसको एलिमिनेट करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। चाइल्ड लेबर इज अ टेरिबल कर्स दैट हैज बीन gnawing our society since time immemorial. Born into abject poverty, many of them join the profession of domestic help. The hazardous industries of glass bangles, beedi, crackers recruit children in great numbers and squash whatever little dream they ever have. Childhood is stolen and they are forced to grow up quickly. Undernourished, unfed, uneducated children never enjoy the bliss of spring. Child labor can be eliminated only if government agencies, NGOs and political parties form a common platform to eradicate this curse from a society. Only introduction of new laws preventing child labor will not solve the problem, as equal emphasis must be given to enforce the law. Those who relinquish their jobs need proper rehabilitation, education and shelter so that they can swim back to the mainstream of society. चाइल्ड लेबर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सोसाइटी में बहुत लंबे टाइम से प्रिवेल कर रही है। छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो बैंगल मेकिंग की हो, बीड़ी हो, क्रैकर्स हो, ये सब फैक्ट्रीज बड़े नंबर्स में चिल्ड्रन को रिक्रूट करती हैं, उनसे काम करवाती हैं। ये वही बच्चे हैं जिनकी बचपन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, बहुतों की आई साइट भी चली जाती है 18+ होने से पहले ही। साथ ही साथ अगर इस दिक्कत को ख़त्म करना है हमें, तो हमें NGOs, पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ एजेंसीज को साथ में आना पड़ेगा, जिनका एक ही मोटिव हो कि भाई ऐसी चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। और जो बच्चे जिनको इस चाइल्ड लेबर्स की प्रैक्टिस से निकालेंगे, उनके लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन का अरेंजमेंट होना चाहिए, उनको काउंसलिंग मिलनी चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ दोबारा से बिल्डअप कर सकें और उसको अच्छे से आगे कंटिन्यू कर सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, कानून को इम्प्लीमेंट करना और उसको फॉलो करवाना इज द मेन थिंग। तो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, उसको ना सिर्फ बना के छोड़ देना काफ़ी है, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दैट वाज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। ये होता है हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट, लॉस्ट स्प्रिंग। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो है हमारा रैट ट्रैप। रैट ट्रैप लिखा है सेल्मा लेजरलॉफ ने, बढ़िया स्टोरी है, क्वेश्चंस पे ध्यान देना, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं, काफी सेम ट्रैजेक्टरी पे चलेंगे। पहला है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इन अ रैट ट्रैप। पेडलर को ये क्यों लगा कि वो खुद अब एक रैट ट्रैप में फंस गया है। आफ्टर स्टीलिंग द मनी, द पेडलर थॉट ऑफ एस्केपिंग थ्रू द फॉरेस्ट, बट ही लॉस्ट हिज वे। लेफ्ट इन डिस्पेयर, he recollected his own thought on the world being a rat trap. A sudden realization came to him that he has finally got himself into the rat trap because he had allowed himself to be tempted by the 30 kroner bills. Similarly, on his way home to the Iron Master, he felt himself caught in the trap. He was again haunted by the thoughts when the Iron Master, on knowing the truth about the peddler, threatened to get him arrested. The rat trap seller strongly felt that the worldly bait has once more tempted and trapped. रैट ट्रैप सेलर की एक फिलॉसफी थी कि भाई हम दुनिया रैट ट्रैप है और हम सब चूहे हैं। उसने सोचा उस रैट ट्रैप से निकलने के बारे में, और उसने कैसे वो किया कि वो फॉरेस्ट में जाता है चोरी के बाद, लेकिन वहाँ पे फंस जाता है वो, और फंसने के बाद में उसको लगता है कि मैं खुद अपने रैट ट्रैप में फंस गया हूँ। दूसरी बार उसके दिमाग में थॉट आता है जब आयरन मास्टर के घर वो जा रहा होता है, उसको लगता है कि अब मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ इस ट्रैप में।
थर्ड टाइम वो थॉट आता है उसके दिमाग में जब आयरन मास्टर उसको धमकी देते हैं अरेस्ट करवाने की, क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। इन सारी चीज़ों पे उसको लगता है कि मैं फंस चुका हूँ अपनी रैट ट्रैप वाले फिलोसफी में। और इन सब का रीज़न क्या था? वो 30 ट्रोनॉल बिल्स, बस वो 30 ट्रोनॉल के बिल्स ये रीज़न थे उसके रैट ट्रैप में फंसने का। और उसको यही थॉट्स बार बार डराते रहते हैं और उसको लगता है कि ये दुनिया के जो लालच हैं, आखिरकार वो खुद इन लालच में फंस के गिर गया है रैट ट्रैप के अंदर और अब वहां से वो निकल नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल? पेडलर ने अपना नाम अंत में कैप्टन वॉन स्टेल क्यों लिखा था लेटर में, वो रीजन आपसे पूछा गया है। द पेडलर हैड नेवर नोन रिस्पेक्ट थ्रू आउट हिज लाइफ. He was always treated coldly by the world. For the first time in his life, he was honored and respected. Even after the truth was exposed, the daughter of the Iron Master treated him like before. The treatment he received encouraged him to behave in a similar manner. He signed as Captain Von Stale so as to underline the impact of Edla's goodness to him. क्रॉफ्टर को, पेडलर को लाइफ में कभी भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली थी जितनी उसे एडला से मिली। और एडला की रिस्पेक्ट के बाद में जब एडला को पता भी चल गया कि ये एक्चुअली में वो इंसान नहीं है जो मेरे पापा समझ रहे थे, उसके बाद भी एडला ने उसको रिस्पेक्ट दी, उसका ध्यान रखा और यही रिस्पेक्ट ने कहीं ना कहीं उसको चेंज कर दिया और वो सच में एक एक्चुअल कैप्टन की तरह सोचने लग गया। उसके मैनर्स, उसके बिहेवियर एक एक्चुअल कैप्टन की तरह हो गए और इसीलिए उसने लास्ट में अपने लेटर के अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेल लिखा, क्योंकि वो डिनोट करता है उसका गुड बिहेवियर और उसका चेंज परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स एवरीथिंग, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेडलर थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. दिस व्यू ऑफ लाइफ इज ट्रू ओनली ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ नो वन एल्स इन द स्टोरी. पेडलर को लगता है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और ये व्यू उसका अपना है और किसी और का नहीं। इस बारे में हमें कमेंट करना है। This view of life is universal. It is not true for just the peddler. It relates to everyone who was ever a victim of circumstances. The peddler, a poor vagabond, makes and sells rat traps to make both ends meet. He even found a parable between the world and the rat trap. He had been living a despicable life of misery, poverty, and frustration, visualizing the whole world to be a rat trap ready to engorge anyone who succumbed to the bots of its riches and joy. पेडलर को लगता है कि भाई एक दुनिया एक रैट ट्रैप है और जो भी लोग इसकी लग्जरीज में और इसके रिचेस में फंसेंगे वो इस रैट ट्रैप में जरूर फंसेंगे और वो वहां से कभी निकल नहीं पाएंगे. The world had been rather unkind to him, so he felt happy to think ill about it. दुनिया उसके साथ काफी ज्यादा खराब बिहेवियर करती थी, इसीलिए उसको बड़ा मजा आता था दुनिया के लिए गलत गलत बातें सोचने में और उनको इमेजिन करने में. साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा फिलॉसफी है ये सिर्फ पेडलर तक सीमित नहीं है, ये हर किसी पे अप्लाई हो सकती है. वो सभी लोग जो कभी ना कभी सिचुएशंस की वजह से कुछ गलत करते हैं या सिचुएशंस में फंस जाते हैं. Despite the crofter's kindness and hospitality, he betrayed his trust and stole his money. But Edla's compassion and understanding finally brought about a transformation in his nature. So, the situation cannot be judged in case of the peddler only, rather in everyone who has been victim to this cruel and unkind society. क्रॉफ्टर का इतना ट्रस्ट होने के बाद भी उसने चोरी करी, लेकिन एडला का जो कंपैशन था, जो रिस्पेक्ट थी, उसने उसको चेंज किया और उसको एक अच्छा इंसान बना दिया. और इसीलिए ये पूरी फिलॉसफी अप्लाई करती है हर उस इंसान के ऊपर जो कभी ना कभी सोसाइटी के अनकाइंड बिहेवियर का शिकार रहा है और वो लोग भी इसी तरह सोचते होंगे और वो लोग भी इस फिलॉसफी का एक पार्ट जरूर है. लास्ट है, हाउ डिड द पेडलर फील आफ्टर रॉबिंग द क्रॉफ्टर? व्हाट कोर्स डिड ही अडॉप्ट एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू द न्यू सिचुएशन? व्हाट डज हिज रिएक्शन रिवील? The peddler robbed 30 kroner from Crofter's house, who gave him shelter for the whole night in his cottage, showing him kindness and hospitality. The peddler felt very happy after that and believed that it was not safe to walk along the public highway. So he went into the woods but lost his way, and when he could not get out of it,
He thought the whole world with its lands and seas, its cities and villages is nothing but a big rat trap, and he was the victim of it. पेडलर ने चोरी करी क्रॉफ्टर के घर पे, इवन आफ्टर द क्रॉफ्टर वॉज सो काइंड एंड गुड टू हिम, और चोरी करने के बाद में बहुत खुश था, लेकिन उसने सोचा कि ये सेफ नहीं है रोड पे ऐसे चलना, इसीलिए उसने फॉरेस्ट का रास्ता चूज किया। फॉरेस्ट में जाने के बाद में उसको जब वो पता चला उसे कि वो फंस चुका है इस फॉरेस्ट में, तो उसको समझ में आया कि भाई अब मैं इस रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ, इसके सारा लैंड, सिटीज, समुद्र, इन सबके साथ साथ मैं भी इस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ। He felt that the bait in his case was the money that he had stolen from Crofter's house. It was now his turn to be caught in the world's rat trap. Whenever we become the victim to temptations, we get trapped in this vicious circle. Peddler could not help but think, and was trying to prove his act of robbery, that Crofter had put the money to trap him and given to temptation. He was also caught. He was not the only one who was tempted, but almost everyone, some or the other day, gets trapped. उसको समझ में आ जाता है कि वो फंस चुका है, और ना सिर्फ वो, बल्कि हर एक वो इंसान जो लालच में आके कुछ करता है, वो भी इस ट्रैप में फंस जाता है। और क्रॉफ्टर को भी, पेडलर को भी ये बात समझ में आ गई थी, एंड ऑल्सो उसने समझ में आ गया था उसको कि वो पैसा जो उसने चुराया था वो था एक्चुअल बेट, जिसने उसको इस ट्रैप में फंसा लिया, और अब वो इस ट्रैप से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो हमें बताते हैं कि भाई सिर्फ वो नहीं था जो इस लालच में फंसा था, दुनिया का हर एक इंसान कोई ना कोई लालच में फंस के ऐसा कुछ काम करता है जिसकी वजह से उनको आगे चल के रैट ट्रैप में फंसना पड़ जाता है। सो दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर। अब बात करते हैं इंडिगो चैप्टर की। इंडिगो चैप्टर ही भी बहुत अच्छी वेटेज होल्ड करता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। बढ़िया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके। पहला है, एक्सप्लेन द इनजस्टिस हैपनिंग टू द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। Sharecroppers of Champaran were illiterate and did not know much about their rights. They had to grow 15% indigo on their land, which they handed over to the landlords as rent. When news came from Germany that it had started developing synthetic indigo, some landlords illegally extorted money from the poor peasants. In that way, the poor peasants were molested by the landlords. जितने भी हमारे पीजेंट्स थे वो अनपढ़ थे, उनको नहीं पता था उनके राइट्स के बारे में। उनको 15% इंडिगो उगाना पड़ता था लैंड्स के ऊपर, और जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनने की बात आई ब्रिटिशर्स तक, तो उन्होंने ज़मीनें वापस देने के लिए एक कॉम्पनसेशन मांगा, जिसके बारे में इनको नहीं पता था पीजेंट्स को, और इस तरह इनका मॉलेस्टेशन हुआ बाय द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। अगला है, एक्सप्लेन द चेंजेस ब्रॉट बाय महात्मा गांधी इन चंपारण सोशली एंड कल्चरली। महात्मा गांधी ने क्या चेंजेस लेके आए वो चंपारण में, उसके बारे में आपको बात करनी है। महात्मा गांधी ब्रॉट सम सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इन चंपारण। ही कॉल्ड हिज वाइफ कस्तूरबाई, who looked after the cleanliness of the town. 6 primary schools were opened, old latrine trenches were shut down and new were dug. Doctors were called for their voluntary services and people were aware as much as possible. महात्मा गांधी ने काफ़ी चेंजेस किए। उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, जिन्होंने सफाई के बारे में काफ़ी चीज़ें सही करी, देखा सफाई को, हाइजीन को। साथ ही साथ 6 प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए गए अलग अलग विलेजेस में, और डॉक्टर्स को बुलाया गया वॉलंटरीली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वहाँ के लोगों को। और इस तरह महात्मा गांधी ने वहाँ पे कई सारे चेंजेस किए थे, लोगों को जागरूक किया था, एंड ही ब्रॉट अ चेंज इन चंपारण। हाउ डिड गांधी जी's stay at Champaran change the plight of the poor peasants? When Gandhiji reached Champaran and observed the entire episode, he found that the poor peasants and sharecroppers were being exploited by the British landlords. They had extorted money from the innocent peasants for not growing indigo on their field, which was being demanded back by the peasants and sharecroppers. When Gandhiji visited higher officials for help, he was not only disregarded bullied by the Commissioner of British Landlord Association. Having seen their behavior, Gandhiji decided to put up the fight himself without being supported by anybody. महात्मा गांधी जब पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने देखा कि भाई चंपारण के जो गरीब किसान हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के थ्रू। स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी, ऑफिशियल्स के पास गए, लेकिन वहां जाके ना सिर्फ उन्हें बेइज्जत किया गया, बल्कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई।
फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं ये लड़ाई अपने आप लड़ूंगा बिना किसी और के सपोर्ट के. He made up his ashram in Motihari and started working from there with the help of poor peasants. He got more than 10,000 testimonials in black and white from the victims for further evidence. He had deliberation with the governor regarding the case. As a result, positive outcome came from the commission set up with the help of Mahatma Gandhi. Landlords got ready to return their money. Even after winning the battle, he did not leave Champaran. He stayed there and developed it socially and culturally. Schools were opened, new latrine trenches were dug, doctors were called, and so many steps were taken for the advancement of Champaran. He taught them the lesson of self-reliance and independence. In this way, Gandhiji changed the plight of the poor peasants completely. महात्मा गांधी ने लड़ाई शुरू करी, एक कमीशन बनाया गया, कमिश्नर के साथ में मीटिंग हुई, उसके बाद में उनको जीत हासिल भी हुई. जमींदारों ने पैसा वापस करने के लिए अग्री कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वो चंपारण छोड़ के नहीं गए, वो वहीं पे रुके और उन्होंने काफी सोशल चेंजेस लाने की कोशिश करी. जैसे कि स्कूल्स ओपन किए गए, डॉक्टर्स को बुलाया गया, सफाई का ध्यान रखा गया, साथ ही साथ उन्होंने वहां पे वैक्सीन प्रोवाइड करवाई लोगों को. और सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने चंपारण के लोगों को सेल्फ रिलायंस का मतलब समझाया था. उन्होंने समझाया था कि किस तरह तुम आत्मनिर्भर बन के लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. एंड दैट वाज हाउ ही चेंज्ड द प्लाइट ऑफ द चंपारण पीपल. Last question is, explain the atrocities done by the British landlords over the poor peasants. कौन कौन से ऐसे अत्याचार हुआ करते थे पुअर पीजेंट्स के ऊपर बाय द ब्रिटिशर्स, वो बताना है आपको. द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंसिस्टेड द पुअर पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड. दैट ग्रोन इंडिगो वाज टेकन एज रेंट बाय देम. They extorted money and the land of the poor peasants, who were so innocent that they could not understand about their good and bad. When the news of synthetic indigo reached the ears of the poor peasants, they got angry and wanted their money back at any cost. So they resorted to Mahatma Gandhi, who became a ray of hope for their returning of the money and rights back. They knew it was extremely difficult to throw all the British landlords out of Champaran, yet they did not give up their chase. They were not only molested by the British landlords, but also by the lawyers who charged high fee from them and did not support them anyhow. They were completely stricken with the exploitation of the landlords and wanted to get rid of them as soon as possible. ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिगो उनके 15% लैंड पे उगाया करते थे और वो पूरी इंडिगो लेते थे एज रेंट. जब बात सिंथेटिक इंडिगो की पहुंची उन गरीब किसानों तक तो वो गुस्सा हुए, उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा. पैसा ना मिलने के बाद वो महात्मा गांधी की हेल्प लेने पहुंचे. महात्मा गांधी एक उम्मीद की नई किरण बन के आए उनके लिए, और जितने भी गरीब किसान थे वो चाहते थे कि ये एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो. सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे जो उनके साथ अत्याचार करते थे, जबकि वो लॉयर्स भी थे जो हाई फी चार्ज करते थे उनसे और उनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करते थे. जितने भी गरीब किसान थे वो जानते थे कि सारे ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल पाना इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश छोड़ी नहीं. महात्मा गांधी का सपोर्ट मिला एंड फाइनली दे कॉन्कर्ड द बैटल by pushing all the British landlords outside of this sharecropping arrangement जो चंपारण में चल रहा था. तो ये बात हो गई हमारी इन सारे चैप्टर्स की. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको प्लीज ध्यान से पढ़ना और सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस के साथ साथ इनके कीवर्ड्स को मार्क करो ताकि आप वो सारे वर्ड्स अपने बाकी के आंसर्स में भी यूज करके अपने आंसर को परफेक्ट बना सकते हो. Thank you for watching the video. I'll see you in another video. Till then, please take care. Bye bye.